डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट आपका रहेगा केमिस्ट्री 2025 में जो आपका फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है इसी साल। इसके बोर्ड के आने वाले जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं वो सब के सब शामिल किए जाएंगे। आपसे यही आशा है कि आप इसे तैयार करें और अपने बोर्ड की तैयारी में इसे जोड़ लें, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 100 सेंटीमीटर है, तो विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले ये ध्यान दें कि कैपिटल M का मान आपको दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक ना। और डी का मान यानी व्यास दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हम आर इससे निकाल लेंगे, तो आर बराबर होता है D/2 यानी व्यास बटे 2। व्यास 2 सेंटीमीटर, 2 रख दिया, 2/2 कट के आपका 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, आर कितना आ गया, वो 1 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला जो आपका एल का मान है वो भी आपका दिया हुआ है, लंबाई 100 सेंटीमीटर यहाँ पे, और आर का मान भी आपका पता है कि 5000 ओम। अब पी आपको निकालना है, यानी प्रतिरोधकता निकालनी है, चालकता के निकालनी है, और मोलर चालकता यानी लैम्डा M का मान आपको निकालना है। तो ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखें कि P बराबर यानी प्रतिरोधकता जो P बराबर होता है वो RA/l होता है, जिसमें A आपका क्या है, ये आपका जो व्यास ये क्षेत्रफल है वो है, तो A बराबर होता है πr², यानी जो वृत्त है तो उसके लिए तो πr² है, तो πr² में r का वैल्यू रख दीजिए जो आप निकालें 1। तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 और आर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का गुणा होगा तो 3.14 ही आपका हो जाएगा। ये 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 3.14 किसका मान हो गया, ए का। अब ये ए का वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दिया 3.14। नीचे एल का मान आपका 100 है तो 100 रख दिया। आर का मान जो आपका है वो 5000 ओम, ये 5000 ओम रख दिया। इसको 00 से 00 काट के और जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 157 ओम सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के बराबर जो है 1/P होता है, तो जो आप P अभी निकालना है उसी की मदद से आप निकाल सकते हैं। 157 P की जगह रख दिया, 1/157 का मतलब जब आप इसे काटेंगे तो आपका 0.0063 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है, उतना आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका है लैम्डा M इक्वल टू होता है K इंटू 1000/m। तो इस तरीके से अभी आप K का मान निकालना है 0.0063, तो ये रख दिया हमने K की जगह पे, 1000 हो गया। फिर इसके बाद फिर M का मान जो है आपका 0.05 वो हमने रख दिया नीचे M के जगह, और इसे काट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 6.3/0.01 यानी 0.05 आपका ये होगा। अब जब इससे कैलकुलेशन करेंगे 100 का गुणा ऊपर 100 का नीचे, तो ये आपका 630/5 हो जाएगा। 5 से जब इसे काटेंगे तो 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका ये आंसर हो जाएगा किसका, ये मोलर चालकता यानी लैम्डा M का। अब जो दूसरा प्रश्न है वो आपका ये है कि 0.05 m मोलर आपका NaOH विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। इसका सेल स्थिरांक इतना दिया हुआ है आपका। इसकी चालकत्व और मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए। तो अभी आप सवाल लगाए हैं, M का मान आपका दिया है 0.05, कैपिटल R का मान आपका 31.6 ओम, X का मान आपका दिया हुआ है 0.357 पर सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। K का वैल्यू पूछ रहा है और लैम्डा M का वैल्यू अभी आपने निकाला है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे K इक्वल टू CX भी होता है, तो जहाँ पे C आपका चालकता है और X का मतलब आपका सेल स्थिरांक है, तो ये भी होता है आपका K बराबर, तो या 1/P भी होता है। तो इस तरीके से C बराबर क्या होता है 1/R, तो C का वैल्यू तो इसमें पता है नहीं, R का वैल्यू पता है, तो C की जगह क्या रख दिया 1/R रख दिया। और X, तो X का मान भी पता है, देख रहे हैं कि 0.357 ये रख दिया, और R का वैल्यू आपका रख दिया कितना 31.6 नीचे, और जब आप इसे काटेंगे तो 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लैम्डा M का मान होता है आपका, लैम्डा M इक्वल टू होता है K इंटू 1000
m अभी आपने देखा है, तो k का वैल्यू आपने अभी निकाला है 0.0113 इंटू 1000 तो है ही, m का मान आप देख रहे हैं कि 0.05 है, वो वहाँ पे रख दिया। इसके बाद जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो आपका 11.3 बाई 0.05 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आया है। अब इसमें आप जब 100 का गुणा ऊपर 100 का नीचे करेंगे तो वो 1130 बाई 5 हो जाएगा। 5 से जब इसे काटेंगे तो 226 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.05 साइमन पर सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी K का मान आपको, X का मान आपको निकालना है। तो इसमें अभी आपने देखा है सवाल कि K बराबर आपका इतना वैल्यू दिया हुआ है और R का वैल्यू आपका दिया हुआ है 400 ओम और X का वैल्यू आपका निकालना है। तो अभी आपने फार्मूला देखा कि K इक्वल टू CX भी होता है और C की जगह 1/R अभी हमने फिलहाल रखा था। तो इस तरीके से K बराबर क्या होगा, ये X का वैल्यू आपका जो निकालना है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो X बराबर निकालेंगे तो ये इधर गुणे में है तो इधर आगे भाग में हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे K और R का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, X बराबर क्या हो जाएगा, KR। तो K का वैल्यू आप रख दीजिए इतना तो 0.005 हो गया। R का वैल्यू कितना है 400, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो आपका 2.000 यानी इसका मतलब होगा कि 2 पर सेंटीमीटर ही आपका आंसर होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20 यानी 20 मोलर के Cl विलयन की चालकता 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए। m इक्वल टू आपका दिया हुआ है, कैपिटल M का मान आपका 0.20 दिया है। K का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.025। तो ये आपका हो गया। लैम्डा m का मान आपका निकालना है, तो लैम्डा m इक्वल टू वही फार्मूला K इंटू 1000/m। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे K का मान आपको पता है 0.025 और यहाँ पे 1000 बाई कैपिटल M का मान आपको पता है 0.20। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 25 हो जाएगा। 25 बाई 0.2 और जब 100 का गुणा ऊपर 100 का नीचे करेंगे 10 का गुणा ऊपर 10 का नीचे करेंगे तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 का गुणा 10 का ऊपर नीचे जब करेंगे गुणा तो 250/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा एक टाइप का आपका क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अब क्या है कि 5वां जो क्वेश्चन आपका ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/20 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो T आपका दिया हुआ है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करेंगे 273 इसमें जोड़ देंगे तो 300 केल्विन आपका T का वैल्यू आ गया। C जो है आपका 1/20 है, इसका मान दिया हुआ है 1/20। तो इसके बाद जो R है आपका उसका मान आपको ये 0.0821 ये आपको ले लेना है। ये होता है C, ये पाई बराबर क्या होता है CRT होता है और तो CRT होता है और C का वैल्यू आपको पता है 1/20। R का वैल्यू आपको पता है कि ये 0.0821 ये हो गया और T का वैल्यू आपको पता है अभी 300। जब इसे आप काटेंगे 0 से 0 काटेंगे 200 इसे 15 करें 15 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे आंसर आपका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला जो 6वां क्वेश्चन है वो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करना है। तो इसमें भी वही फार्मूला आप लगाएंगे। टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 जोड़ देंगे केल्विन में चेंज हो जाएगा। और स्मॉल डब्ल्यू का मान है इसमें दिया है 5% है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि 5% ये आपका 5 ग्राम हो गया। और NH2CO यानी यूरिया का M का मान यानी मोलर जो अणु भार होता है वो आपका कितना होता है 60, क्योंकि जब सबको जोड़ेंगे सबका परमाणु भार जब जोड़ेंगे उसके अणुओं की संख्या के हिसाब से तो इसके बाद फिर क्या 60 आ जाएगा। और स्मॉल r का ये कैपिटल R का वैल्यू आप लेंगे हमेशा 0.0821 जब न दिया हो तो। V इक्वल टू आपका ये 1000 मोल पर लीटर है। पाई का मान आपको निकालना है, तो पाई बराबर होता है फार्मूला आपका कि स्मॉल w इंटू RT/m इंटू V। तो इस C जो है आपका C के जगह पे ये क्या रख दिया गया है, ये C बराबर स्मॉल w/m इंटू V भी होता है।
तो स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको पता है M5, तो यहाँ पे ये रख दिया। M का मान आप अभी देखे हैं 60। इसके बाद फिर C का मान आप देख रहे हैं ये V का मान कि आपका 100, तो ये 100 रख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे R का वैल्यू आपका कितना हुआ, तो R का वैल्यू यहाँ पे लीटर में इसको चेंज कर दिया गया है मिलीलीटर को। तो यहाँ पे क्या है कि R का वैल्यू आपको पता है कि 0.0821 और T का वैल्यू आप अभी निकाले हैं 273। इस तरीके से रख देंगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 18.6 एटमॉस्फेरिक ये आपका आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन अपने से करिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा और तैयारी ज़ोर शोर से करिए। अब जो आपका 7वां जो प्रश्न है वो ये है कि 1 मोलर विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा। तो C = 1 ओम 1 मोलर ये आपका दिया हुआ है, 1 मोलर यहाँ पे आप देख रहे हैं C का मान, और टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। जब इसे 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद R = आपको इतना ले लिया, ये मैंने कहा था कि इतना लेना है, जब न दिया हो तो पाई का मान आपको पूछ रहा है। तो इस तरीके से पाई बराबर CRT होता है। C का वैल्यू आपको पता है 1 और R का वैल्यू आपको पता है 0.0821 और इसका T का वैल्यू आपका 300। जब तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर 24.6 एटमॉस्फेरिक ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर M/10 यूरिया जो है आपका ये विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो T का वैल्यू आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 300 केल्विन, ये चेंज हो जाएगा 273 जोड़ देंगे तो। इसके बाद फिर आपका C का वैल्यू 1/10 दिया हुआ है। अगला R का वैल्यू आपको इतना ही लेना है, मैंने कहा था जब न दिया हो तो। पाई का वैल्यू आपको पूछ रहा है, पाई बराबर CRT, C का वैल्यू 1/10 यहाँ से, और R का वैल्यू आपका 0.0821 और फिर T का वैल्यू आपका 300। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 2.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब 2.4630 है, तो ये एक ही अंक तक हम ले रहे हैं, 2.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि H2SO4 का एक नमूना 94% है और उसका घनत्व तो आपका 1.84 ग्राम मिलीलीटर है। इस विलयन का मोललता ज्ञात करना है। तो स्मॉल W का मान आप परसेंटेज के हिसाब से 94 ग्राम ये कर लीजिए, और घनत्व तो आपको दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये आपका हो गया घनत्व। और आयतन आपको 100 डिग्री सेल्सियस हमने माना है, 100 ग्राम माना है। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन और घनत्व दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 आपका क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया। विलायक का भार अगर निकालना है कैपिटल W का मान, तो 184 जो आपका आया है, इसमें से अगर जो 94 ये जो आपका विलेय का था ये घटा देंगे तो विलायक का भार आ जाएगा 90 ग्राम। और H2SO4 का जो आपका M का मान है, स्मॉल m का मान, वो आप निकाल देंगे तो ये आपका हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 × 1 हो गया परमाणु भार, और S सल्फर एक ही है तो 32 इसका परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 4 है तो 4 × 16, सबको आप जोड़ेंगे गुणा करके तो 98 आपका आ जाएगा। M डैश यानी कि मोललता जब निकालेंगे आप तो मोललता बराबर होता है W × 1000/m × W। तो W का मान आपका 94, अभी आपने देखा है कि स्मॉल W का मान आपका 94 है। इसके बाद फिर स्मॉल m का मान अभी आपने निकाला है, तो अभी आपने निकाला 98 यहाँ पे, और इसके बाद कैपिटल W का मान अभी आपने निकाला है तो ये आपका 90 यहाँ पे हो गया, और 1000 का मल्टीप्लाई जब 0 से 0 कटेगा और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10.6 मोल पर किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये आपके बेहतरी के लिए है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा, उन्हें भी ये जरूर दीजिएगा प्रिपरेशन के लिए। ये 10वां प्रश्न आपका ये है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन kg पर मोल आपका दिया हुआ है। स्मॉल W का मान इसमें हम 3 ग्राम, कैपिटल W का मान आपका 100 ग्राम, और Kb का मान आपका दिया हुआ है 0.52। डेल्टा TV आपको निकालना है। तो ये NH2CNH2 यानी यूरिया का अभी आपने देखा है कि यूरिया का भी आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
अणुभार। तो इस तरीके से डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो 1000 की जगह 1000, के बी का मान आपका 0.52 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे रख दिया। स्मॉल डब्ल्यू का मान 3 है आपका, यहाँ पे रख दिया। स्मॉल एम का मान आपको पता है, अभी आपने निकाला है 60। इस कैपिटल डब्ल्यू का मान आपको अभी पता है, ये 100 हो गया। जब आप इसे कट करेंगे, 3 0 से 3 0 देख रहे हैं कट गया। जब आप इसे 3 से फिर इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से जब इसमें काटेंगे भाग देंगे तो 0.26 आपका केल्विन, ये आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा टी बी। सभी प्रश्न एकदम तैयार कीजिए। 11वां प्रश्न आपका ये है कि x प्लस वाई गोज टू 2z, यानी x और y दो अभिकर्मक हैं, इनसे मिलकर उत्पाद बना है z के लिए। यह एक विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर जो है आपका 10⁻³ यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड पाई गई है। तो y के विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर आपको निकालना है। तो x के विलुप्त होने की दर दिया है विलुप्त, और y के विलुप्त कहेगा, क्यों? क्योंकि इससे ये बन गया है, ये खत्म हो गया है, दोनों मिलके ये बने हैं। तो ये इसके बनने की दर कहेगा, तो z के बनने की दर, क्योंकि z बना है, और इन दोनों के विलुप्त होने की दर आपको निकालना है। तो ये देखिए, कुछ भी हो, x और y जो आपके जो भाग लिए हैं अभिक्रिया में, उनको हमेशा माइनस में लिखते हैं। डेल्टा की जगह पे आप डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस डेल्टा एक्स का सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर, सबको बराबर के रूप में लिख देते हैं। और y को क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा y की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर, फिर ये 2 है तो ये जितना भी अणु इसके बगल में रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर 2 रहा होता तो ये भी 1/2 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 रहा होता तो 1/3, उसे बाई में लिख देते हैं। तो अब ये क्या है? 2 है तो ये 1/2 हो गया, और जब जो उत्पाद के जगह पे आपका रहेगा वो प्लस में लिखा जाएगा। तो डेल्टा या डी जेड का जेड की सांद्रता बटे डेल्टा टी हो जाएगा, इसको भी हमने लिख दिया। यदि यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे 1/5 हो जाता इस तरीके से, और उत्पाद को प्लस में और जो रिएक्टेंट भाग लिए उन्हें माइनस माइनस में। तो यहाँ पे आपको y का पता है तो y को ले लीजिए, और ये यक्स का आपको पता है विलुप्त होने की दर, तो यक्स का मान यानी इसका पता है, तो इसको और इसको ले लीजिए, y का निकाल लीजिए। इन दो बराबर को ले रहे हैं तो इसके बराबर इसको दिखा दे रहे हैं, तो y के बराबर x वाले को दिखाई। x का वैल्यू हमें 10⁻³ पता है, तो जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू हो गया। अब इस तरीके से आप z का पता करना है बनने की दर, तो z को चाहे इसके बराबर दिखा लीजिए चाहे इसके बराबर। तो z को हमने बराबर दिखा लिया, किसके? y के बराबर दिखा लिया, तो ये दोनों हमने ले लिया बराबर में। तो जो y का मान है वही किसका मान हो जाएगा? z का मान। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मान होता है 10⁻³, ये 2 का इसमें आके गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 2 गुणे 10⁻³ आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, यानी द्वितीय कोटि की है, 2 कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, और आधी कर दी जाए तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा अभिक्रिया के वेग पर? तो x इक्वल्स टू वाई, यानी मान लिया जाए कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका अभिक्रिया का वेग का फार्मूला होता है r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू के और x की सांद्रता का स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 हमने मान लिया। x की सांद्रता कितना का है? दोगुनी कर दी जाए, यानी x की सांद्रता मान लीजिए a है तो उसको 2a कर दिया जाए, तो x की सांद्रता की जगह क्या लिख दिया जाएगा? 2a। तो यहाँ पे 2a कर देंगे तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, k रहेगा और r रहेगा, यानी 1 से अगर देखा जाए x की जगह 2a रख दिया जाए तो r और k इक्वल टू के, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 हो गया, और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि 4 के साथ ये गुना में है, यानी कि जो वेग इस अभिक्रिया का वेग होगा वह कितना हो जाएगा? 2 गुना करने के बाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अगली बात कि दूसरा प्रश्न पूछा उसी में कि अगर आधी कर दी जाए, तो आधी कर दिया मतलब पहले a था, a का आधा मतलब बाई 2 कर दिया जाए, तो x की जगह क्या रख देंगे? a/2। तो यहीं पे क्या रख देंगे? a/2 रख दिया हमने, तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और 2 का मतलब 2 दूना 4/4, तो 1/4 के गुणे में कहा जाएगा, इसका मतलब 1/4 गुनी यानी 1/4 रह जाएगी। अगर आधी कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। अगला जो आपका सवाल है वो है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में लगा जो समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो अर्ध आयु काल का फार्मूला आपका ये होता है k इक्वल टू इतना, ये आपका पहला इक्वेशन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये होता है k इक्वल टू 2.303/t log a/a - x। यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू हमने क्या मान लिया?
यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 100 मान लिया कि 100 रही होगी, और ए में से कितना पूरा होगा यह अभिक्रिया 99.9, तो 99.9 यानी 100 में से 99.9 जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा 0.1, तो ये ए माइनस एक्स का वैल्यू हो गया। पहले का कितना रहा होगा 100 में से इतना पूरा हो गया, तो बची कितनी 2.1, ये आपका 0.1, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ए माइनस एक्स के जगह पर रख देंगे। और टी का वैल्यू आपको पता नहीं है, टी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे कि इसमें ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये देखिए, जब 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे करेंगे तो ये 1000/1 हो जाएगा, तो 1000 log 1000 का मतलब क्या लिख सकते हैं 10⁻3, तो 3 क्या हो जाएगा इधर गुणे में हो जाएगा 3 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस तरीके से 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। और ये आपका समीकरण एक ऊपर था ए के बराबर, और ये के बराबर निकाला, के और के आपस में दोनों बराबर, तो इसलिए दोनों के मान भी आपस में बराबर। तो पहले का मान कितना था, जो समीकरण एक था 0.693/t½ इक्वल टू 2.303 गुणे 3, ये जो दूसरे का वैल्यू है वो बाई टी, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो टी इंटू 0.9693, इसका गुणा इसमें होगा तो t½ इंटू 2.303 इंटू 3, ये हो गया। अब इसके बाद जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, इस इधर ये टी के साथ गुणा में है, जब इधर आके भाग में होगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इनके नीचे 0.693 हो जाएगा। जब आप इसे काटेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका गुणा करके काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा लगभग। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो अर्ध आयु होगा वह अर्धायु का दुगुना, यानी जो आपका समय होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो टी यानी जो समय लगेगा वह अर्ध आयु का 10 गुना होगा, क्योंकि ये 10 के गुना में आ रहा है इसलिए। तो इस तरीके से ये आपका आंसर सिद्ध हो गया कि ये कितना होता है 10 गुना होता है। अब आगे देखिए, ये 14वां जो प्रश्न है वो आपका ये है कि इसी टाइप का जो आपका ये है, इसी टाइप का कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्धायु का दुगुना होता है। उसमें 10 गुना सिद्ध करना था, इसमें दुगुना सिद्ध करना है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये जो आपका इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये अर्ध आयु काल का जो फार्मूला होता है वो आप होता है इसी तरह पहले की तरह समीकरण 1 मानिए। दूसरा, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला ये होता है, ए आपको कितना लेना है 100, तो इस तरीके से यहाँ पे 3/4 कर रहा है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ए रही हो, ए का 3/4, ए पहले का और 3/4 यानी ए का 3/4 वह पूरा हो गया है, तो दोनों को घटाइए तो ए पहले का, ए का 3/4 पूरा हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा एलसीएम, तो 4a - 3a ऊपर हो जाएगा, तो 4 में से 3a घटा तो a बचा, यानी a बाई आपका क्या हो जाएगा a/4, ये आपका a माइनस एक्स का मान हो जाएगा। तो a/4 रख दिया हमने किसकी जगह, a माइनस एक्स की जगह, a हो गया, a से a कट गया आपका, 4 ऊपर चला गया तो log 4 हो गया। log 4 का मान आपका होता है 0.6020, तो इस तरीके से इसका जब कैलकुलेट करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.386/t हो जाएगा आपका, k का मान हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों k का मान हो गए, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देख रहे हैं आप कि दोनों आपस में बराबर होंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों के k के मान आपस में बराबर होंगे, तो ये इतना समीकरण 1 से और इतना समीकरण 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और टी से इधर गुणा में है तो इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा। जब इससे 2 बार में कट जाएगा तो ये सिद्ध हो गया कि देखिए 2 से और टी हाफ क्या है गुणा में है, यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समय है वो t½ यानी अर्धायु का क्या होती है दुगुना होती है, ये आपका सिद्ध हो गया। अगला जो आपका प्रश्न है वो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में इसी फार्मूले पे आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न हैं। ये देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक है, 60 मिनट का समय लग रहा है, 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायु कितना होगा, t½ का मान पूछ रहा है। तो इस तरीके से t = 60 मिनट ये आपका दिया हुआ है, a = 100 ये मान लिया, यानी अभिक्रिया 100% थी, और a माइनस एक्स जो आपका है, यक्स कितना पूरा हुआ है 75%, तो 100 में से 75% पूरा हो गया तो कितना बचा 25%, तो ये आपका a माइनस एक्स का वैल्यू हो गया। t½ का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो t k = 2.303/t log a/a माइनस एक्स, a का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 100 है, 100 रख दिया, a माइनस एक्स का वैल्यू आप अभी निकाले हैं 25, तो 25 हो गया, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 log 4 का मान होता है 0.6020, तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे और तो ये के बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका
इतना वैल्यू हो गया। अब के बराबर जो आपका होता है 0.693 टी हाफ होता है अर्धायु के लिए। इसमें टी हाफ का जो वैल्यू है आपको निकालना है, तो टी हाफ के की जगह के का वैल्यू रख दीजिए इतना, तो इतना हो गया के की जगह। अब ये इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो और टी क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर अगर निकालेंगे इसमें से तो टी हाफ बराबर इतना बट्टे के हो जाएगा। तो के का वैल्यू नीचे रख दिया, टी इससे ये कट गया, 30 हो गया, यानी टी हाफ बराबर कितना हो गया, 30 मिनट आपका आंसर हो गया। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि 72 ग्राम जल तथा इतना ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जल का भी और एथिल अल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लिया जाए। तो H2O का जो होता है स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 72 ग्राम, और इसका एथिल अल्कोहल का स्मॉल डब्ल्यू 92 ग्राम। इसका निकालेंगे H2O का जो अणु भार है तो 18 आएगा, निकालेंगे आप तो। और ये जो आपका C2H5OH एथिल अल्कोहल का जब आप निकालेंगे अणुभार तो ये 46 आएगा। तो इस तरीके अणुभारों को और उनकी संख्या के हिसाब से गुणा करके जोड़ते हैं। तो अब क्या है कि आगे आपका देख रहे हैं कि N जो H2O का मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, तो 72/m हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 4 आएगा इसका, यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 4। और इसका स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम था, मतलब ये काटेंगे 92 बाई कितना हो जाएगा 46, तो ये भी 2, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 + 2 दोनों का मिला के, तो ये 6 हो जाएगी। अब यक्स का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो मोलों की संख्या जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोलों की संख्या ऊपर रहेगा, यानी जल का निकाल रहे हैं तो देख लीजिए जल का यानी H2O का मोल की संख्या 4 ऊपर और कुल मोलों की संख्या 6 नीचे, जब काट देंगे तो 2/3, ये इसका आंसर हो गया। और यक्स C2H5OH के मोलों की संख्या जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या ऊपर होगा, इसका कितना था मोलों की संख्या 2, तो 2 रख दिया और कुल मोलों की संख्या 6 नीचे काट दिया, 1/3 इसका आंसर हो गया। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक इतना डिग्री सेल्सियस दिया है, पदार्थ के अणु भार की गणना करना है, और यानी कि स्मॉल m का मान निकालना है, जल का Kb का मान आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वथनांक वाला है वही होगा, बस जहाँ वहाँ पे ये जो क्वथनांक वाला है तो बी होगा। अब फार्मूला आपका वही रहेगा जो आप देखे हैं, डेल्टा टी बी बराबर, यहीं पे अगर हिमांक वाला रहेगा तो स्मॉल एफ कर देंगे, बी की जगह क्या हो जाएगा एफ, फार्मूला एकदम सेम टू सेम यही रहेगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया हुआ है 3 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है आपका 100 ग्राम, डेल्टा टी बी आपका दिया हुआ है इतना, तो अंतर कितने का हो गया, तो इतना में से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितने का अंतर हो गया 0.51 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर गया है। Kb का मान आपका दिया हुआ इतना, स्मॉल m का मान आपको पूछ रहा है, तो इसमें डेल्टा टी बी बराबर होता है इतना, यानी 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसमें क्या करेंगे कि 100 हो गया, ये के बी का मान आपका हो गया 0.51, स्मॉल डब्ल्यू का मान 3 हो गया, और स्मॉल एम का मान आपका ये निकालना है इंटू 1000, ये आप ये डब्ल्यू का मान आपका कितना है 100, ये 100 रख दिया, और ये डेल्टा टी बी का मान आपका 0.51 था, तो बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम के साथ इसका गुणा होगा इधर और इसके साथ इसका गुणा होगा इधर आ गया। एम को जब पक्षांतर करेंगे एम के साथ ये गुणे में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे ये नीचे चला आएगा, जब इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, 3 में 10 का गुणा होगा तो ये आपका 30, ये आपका ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब कटेगा इससे और 0 से 2 जीरो कटेगा तो 10 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।